अरे एक बच्चा रिमूव हो गया यार रिकॉर्डिंग की वजह से, ये पंगा ही है। चलो बात करते हैं रेजोनेंस की कि जीओसी लेक्चर नंबर बेटा मेरे हिसाब से 5 हुआ है, मेरे हिसाब से लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 है। और कौन कौन क्या क्या लीव शो कर रहा है, मैं इन द मीटिंग। हाँ स्क्रीन दिख रही है ना भाई सबको। रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस की बात करते हैं। रेजोनेंस क्या होता है, तो देखो बेटा, रेजोनेंस समझने के लिए, रेजोनेंस के लिए एक जो है आपका कंपाउंड होता है बेंजीन, सबने नाम सुना होगा बेंजीन। रेजोनेंस को समझने के लिए बेंजीन सबसे बढ़िया चीज है। बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। उसके अंदर बेटा तीन जो है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। तो लोगों ने एक्सपेरिमेंटली पता लगाया कि इसका ना फॉर्मूला जो है C6H6 है, इसका फॉर्मूला C6H6 है, ठीक है। इसका फॉर्मूला C6H6 था। लोगों ने कहा कि ना इसकी रिंग बन रही है, रिंग वाला स्ट्रक्चर भी पता लगा, लेकिन इसके अंदर रिंग होती है। फिर उन्होंने कहा इसका डीयू ना 4 है, इसका डीयू 4 है, एक तो रिंग में चला गया, तीन जो है, तीन इसके पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो लोगों ने इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी कि रिंग प्रेजेंट है और तीन डबल बॉन्ड है, तो उन्होंने ऐसा, और रेजोनेंस भी है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में पता लगाया कि रेजोनेंस भी है। तो रेजोनेंस के लिए क्या करना होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाने होते हैं। उन्होंने ये स्ट्रक्चर बना के देखा, बोले ठीक है ये बन गया, बेंजीन बन गया, सारी बातें सेटिस्फाई कर रहा है। C6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, डीयू इसका 4 आ गया, रेजोनेंस भी दिखा देगा। उन्होंने कहा स्ट्रक्चर यही होता है। उसके बाद क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये सारी बातें हो गई सही। उसके बाद लोगों ने क्या कहा कि देखो इसके कार्बन नंबर C12 के अंदर जो है डबल बॉन्ड आ रहा है, सही बात है। और कार्बन नंबर 2 3 के अंदर क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ तक अब लोग बड़े खुश थे कि उन्होंने ना स्ट्रक्चर बना लिया, इसका मजा आ गया, ठीक है। अब उनके साथ क्या हुआ कि उनने फिर जब ये स्ट्रक्चर बनाया तो उन्हें पता चला कि कार्बन नंबर 1 और 2 की जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है। अब देखो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अगर मैं कह दूं, पहले सिंगल की बॉन्ड लेंथ मान लेते हैं। मान लो सिंगल की बॉन्ड लेंथ, सिंगल कार्बन सिंगल बॉन्ड CC, इसकी बेटा बॉन्ड लेंथ अगर मैं कह दूं कि 100 नैनोमीटर होती है, अज्यूम्ड, अज्यूम्ड, ठीक है। तो डबल की ऑब्वियसली उससे कम होती है। मैं मान लेता हूं कि डबल की जो है, डबल बॉन्ड की CC बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी बेटा 50। हिमांशु बेटा सॉरी तुम लीव हो गए थे, मैं फिर से बता देता हूँ, रेजोनेंस शुरू किया है, ठीक है। वो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, उसकी वजह से तुम लिए हुए थे, मैं फिर से बता देता हूँ। बेटा रेजोनेंस शुरू किया है, रेजोनेंस के अंदर मैंने क्या बताया कि बेटा बेंजीन जो होता है उसका फॉर्मूला लोगों को मिला बेंजीन, तो उन्होंने कहा कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया कि C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंटली दो तीन और इन्फॉर्मेशन पता लगाई। वो इन्फॉर्मेशन क्या थी बेटा, वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि इसके अंदर एक रिंग प्रेजेंट होती है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर एक रिंग प्रेजेंट होती है। और उन्होंने पता लगाया कि बेटा इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है ना वो 4 होता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 होता है, एक रिंग प्रेजेंट होती है। ये जब इन्फॉर्मेशन उन्होंने निकाली तो उनको पता चला कि तीन पाई बॉन्ड होंगे। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है तो इसका मतलब एक रिंग हो गई, बच गए क्या, तीन। तो तीन क्या होंगे, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। उनने ऐसा पता लगाया। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंटली एक और बात पता लगाई बेटा कि इसके अंदर ना रेजोनेंस होता है, ठीक है। उन्होंने रेजोनेंस के बारे में पहले ही मान लो उनको पता था, ठीक है। रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के लिए बेटा अल्टरनेट पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। मैंने अज्यूम किया उनको पहले से रेजोनेंस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था। उन्होंने ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनाया। उन्होंने कहा कि हाँ इस स्ट्रक्चर को बनाने से C6H6 नाम का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसकी प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब हो रही है। उसका DU4 मिल रहा है, उसके अंदर एक रिंग मिल रही है, तीन पाई बॉन्ड मिल रहे हैं। लोगों ने कहा कि ओके अब सॉर्टेड है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का हमने स्ट्रक्चर बढ़ा लिया है। उसके बाद क्या हुआ बेटा, मैंने इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मैंने कार्बन मेंशन कर दिए। तो बेटा इस स्ट्रक्चर के हिसाब से कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। और कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है जी। ऐसा लोगों ने कहा कि देखो ये स्ट्रक्चर बनेगा, C1 C2 के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, C2 C3 के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। बाकी लोगों के भी बॉन्ड लेंथ, बाकी लोगों के बॉन्ड ऑर्डर उन्होंने देख लिया कि 3 4 के बीच में डबल, 4 5 के बीच में सिंगल, 5 6 के बीच में डबल और 6 1 के बीच में सिंगल, ऐसे करके नोट किया। तो मैंने तो सिर्फ दो दिखाए यहाँ पे कि C1 के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, C2 के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। उसके बाद बेटा मैंने कहा कि मान लो कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा वो है 100 नैनोमीटर। मैंने अज्यूम कर लिया है, ये ऐसे करके अज्यूम लिख रखा है। ओरिजिनली क्या होती है मुझे डेटा नहीं पता है, एंड दैट इज नॉट ऑफ यूज, उसका कोई यूज नहीं है। मैंने अज्यूम कर लिया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 100 नैनोमीटर होती है। उसके बाद बेटा डबल बॉन्ड की सीधी सी बात है, बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो मैंने कह दिया कि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ मान लो 50 होती है। अब लोगों ने क्या देखा कि जहां पे वो डबल बॉन्ड बता रहे हैं, जहां पे वो डबल बॉन्ड बता रहे हैं कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में, वहां पे
बॉन्ड लेंथ कितनी मिलनी चाहिए? अगर उन्होंने डबल बॉन्ड बनाया है, तो वहां पे बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए 50 की, यहाँ पे 50 मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें 50 नहीं मिली, उन्हें मिली 75। उन्हें क्या मिली? 75। उन्होंने फिर कहा कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है उसके अंदर चेक किया, उन्होंने कहा यहाँ पे 100 होनी चाहिए, 100 भी नहीं मिली, 75। अब दिक्कत हो गई। उन्होंने कहा स्ट्रक्चर तो बनाया था, कई चीजें तो इसने एक्सप्लेन कर दी, लेकिन ये बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, एक और स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, कोई और स्ट्रक्चर बनाते हैं। उन्होंने क्या किया, वही कार्बन, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, उन्होंने कहा अब की बार जो 3 बॉन्ड बनाने हैं ना, वो यहाँ से, इसकी बजाय आप शुरू करो यहाँ से बना लो। उन्होंने कहा कि यार यहाँ से बना के देखो, क्या पता इससे कुछ समझ में आ जाए। तो उन्होंने कहा ये वाला स्ट्रक्चर, इससे भी कुछ नहीं होना था, क्योंकि यहाँ पे C1 C2 की जो बॉन्ड लेंथ है वो कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे C2 और C3 की जो बॉन्ड लेंथ है वो है डबल बॉन्ड। लेकिन C1 और C2 की बॉन्ड लेंथ तो वो लोग फाइंड आउट कर चुके थे कि 75 आ रही है, 75 आ रही है। अगर इन्होंने इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखाया, तो इसकी बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए 100 आनी चाहिए, लेकिन ये 75 आ रही है, तो पहले ही देख चुके एक्सपेरिमेंटली। C2 C3 की बॉन्ड लेंथ कितनी आ रही है? इसकी भी 75 आ रही है, अब की बार ये 50 आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा इस स्ट्रक्चर से भी कुछ नहीं हो पा रहा। फिर उन्होंने कहा कि इन दोनों स्ट्रक्चर को ना कंबाइन करो, इन दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइन करो, इन दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइन कर लो। इन दोनों स्ट्रक्चर को सर उन्होंने कंबाइन किया, तो क्या हुआ, इन दोनों को कंबाइन करने पर बेटा ये हो गया ऐसा। उन्होंने कहा कि किसी के ऊपर भी ना पूरा डबल बॉन्ड नहीं है, सबके बीच में पार्शियल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है बेटा, कि बॉन्ड लेंथ ना 1 जितनी है ना 2 जितनी है, कहीं बीच की कोई बॉन्ड लेंथ है, कहीं बीच की कोई बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। 1 की कहां से, 100 से गिर के 0 पे आती है, तो 100 से गिर के 50 पे आती है, तो ये कहीं 75 के ऊपर आ रही है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड है। पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब 1 से ज्यादा है, लेकिन पूरा 2 भी नहीं है, पूरा डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है और पूरे डबल बॉन्ड से कम है, तो उसको बोल दिया पार्शियल। डबल बॉन्ड है लेकिन पूरा नहीं है, ठीक है। तो बेटा ऐसे करके ये उन्होंने फाइनल स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। इसको बोला बेटा उन्होंने कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब ये जो बना बेटा, ये स्ट्रक्चर वो लोग बना पाए, वो कैसे बनाया उन्होंने, ऊपर के जो दो स्ट्रक्चर बनाए थे इन्हीं को कंबाइन किया। इन्होंने कहा कि 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड टाइप कैरेक्टर आ रहा था, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड दिखा दिया। ऐसे ही सब के अंदर उन्होंने देखा जो जो कैरेक्टर हर स्ट्रक्चर के अंदर आ रहे थे वो उन्होंने कंबाइंड स्ट्रक्चर के अंदर दिखाए। जो बेटा ये हर एक अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए ना, जिनको कंबाइन करके इन्होंने एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाया, इन अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर आया उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और होता क्या है इन रियल, इन एक्चुअल सिनेरियो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिनको मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला ऊपर वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इंटर कन्वर्ट इनटू ईच अदर इनटू ईच अदर इनटू ईच अदर। ये जो है 1 वाला 2 में कन्वर्ट होता रहता है, 2 वाला फिर अचानक से 1 में बन जाएगा, 1 2 ऐसे चलता रहता है, और ये बहुत तेज होता है। आप सोच के देखो कि अगर कन्वर्जन चल रहा है, बॉन्ड का कन्वर्जन चल रहा है, हो क्या रहा है इसके अंदर, पहले बॉन्ड यहाँ था, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। अगर आप इसको बहुत तेज घूमते हुए देखोगे, इसका मतलब आपको डबल बॉन्ड पूरे के अंदर घूमता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो बेटा ये ना इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ये जो इंटर कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, ये बॉन्ड्स जो है कभी यहाँ पे दिख रहा है, कभी यहाँ दिख रहा है, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपस में चेंज हो रहे हैं। इस फिनोमिना को, ऐसा इंटर कन्वर्ट होना कहलाता है रेजोनेंस। क्या समझ में आ रहा है? पूरी कहानी समझ, फिर डेफिनेशंस लिखा दूं, क्या समझ में आया कि क्या करना है, रेजोनेंस यस क्या सर, है? यस सर, समझ में ठीक, आ रहा है। ओके। तो बेटा ये होगी कहानी। हिमांशी समझ में आ गया? तुम थोड़े बीच में वापस आए थे। ओके, चलो। ये जो पूरी पूरी कहानी, ये रेजोनेंस की कहानी, ऐसे करके रेजोनेंस की डिस्कवरी हुई कि ऐसे ना रेजोनेंस होता होगा, स्ट्रक्चर्स आपस में बदलते रहते होंगे, बदलने के फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। जो जो स्ट्रक्चर छोटे छोटे बन रहे हैं, जो बीच वाले बन रहे हैं, उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो फाइनल स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, उसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोल देना। ऑल दिस इज द कहानी ऑफ रेजोनेंस। ये हो गई कहानी, तो समझ में आ गई। फिर क्या करो, फिर डेफिनेशंस लिख लो, जो पेपर में लिखनी पड़े, या अंग्रेजी में 2 4 लाइन लिख लेते हैं कि इफ all the properties if all the properties of a compound cannot be explained by a
सिंगल स्ट्रक्चर, कोई ऐसा कंपाउंड है फॉर एग्जांपल बेंजीन, जिसको एक स्ट्रक्चर से आप उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे बाय ये सिंगल स्ट्रक्चर, देन द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स made to explain all its properties are called resonating structures. All its properties are called resonating structures. उनको क्या बोलेंगे बेटा, उनको बोल देंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये हो गई एक बात की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद फिर कहते हैं द इंटरकन्वर्जन, the interconversion of, we need more than a structure known as anticoncentric, and the actual structure is known as resonant conversion. The interconversion of resonating structures, the interconversion of resonating structures from one to the other, is called, ये जो इंटरकन्वर्जन का कार्यक्रम है इसको बोल देते हैं बेटा रेजोनेंस, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। उसके बाद एक चीज आती है द एक्चुअल और रियल स्ट्रक्चर, एक्चुअल और रियल स्ट्रक्चर formed by combining all the, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मैं RS लिख रहा हूं, the real or actual structure formed by combining all the resonating structure that can explain all the properties is called resonance हाइब्रिड, ठीक है जी। उसको क्या बोल देते हैं, उसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोल देते हैं। ये सारी की सारी बातें लिख लो। रेजोनेंस हाइब्रिड को पीले रंग से लिख देते हैं ताकि अलग लगे, आकर्षक सा लगे, तो इसको आकर्षक लिखने के लिए रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस और इसको लिख देंगे हाइब्रिड, इसको लिख देंगे हाइब्रिड, और यहां से सी रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको बोल देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये सब कुछ नोट डाउन कर लो बेटा, उसके बाद एक दो बातें और लिखेंगे। आज बस रेजोनेंस का बेसिक स्टार्ट हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। ये नोट डाउन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगर ना हुआ तो कोई बोल के बता देना, रुक जाओ। हो गया है। ठीक है चलो, ओके। किसी का ना हो तो बोल दिया करो, मैं रुक जाऊंगा। बेटा एक ना पॉइंट लिखो कि, अच्छा पॉइंट मत लिखो, पहले समझ लो फिर लिख लेना। ये जो बेंजीन था बेटा, ये जो बेंजीन था, इसके अंदर क्या होगा कि ये हो गया एक स्ट्रक्चर, अभी यहाँ पे ऐसे करके दिस 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 दिस, इसके सारे के सारे कार्बन क्या है, sp2 कार्बन है। ऑब्वियसली इसके सारे के सारे कार्बन sp2 कार्बन, sp2 कार्बन होने का मतलब क्या है, इसके पास दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और एक एक ना p ऑर्बिटल है। मैंने सबके ना p ऑर्बिटल दिखा दिए। तो मैंने कहा कि एक बार तो बेटा, अब देखो होता क्या है, हर p ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन हर p ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। अब देखो कहीं पे भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मिलके एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो इन्होंने एक बॉन्ड बना लिया, इन दोनों ने मिलके एक बॉन्ड बना लिया, इन दोनों ने मिलके एक बॉन्ड बना लिया। ओवरलैपिंग होती है बेटा ऐसे करके, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये जो ऐसे करके दो p ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं, ये ओवरलैपिंग दिखा रखी है। ये दोनों करके इसका मतलब है कि इन्होंने एक पाई बॉन्ड बना लिया। सिग्मा बॉन्ड पहले से होता तो ऐसे करके एक डबल बॉन्ड बनता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक पाई बॉन्ड बना लिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक पाई बॉन्ड बना लिया। अब क्या होगा, जो अगले वाले, ये अगले वाले, इसने देखा कि अच्छा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस पीछे वाले से तो बना नहीं सकता क्योंकि इसके पास तो ऑर्बिटल ही खाली नहीं है। तो ये क्या करेगा, अगले वाले से बना लेगा। ये अगले वाले से एक पाई बॉन्ड बना लेगा, ये लो, ये यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना लेगा। इसने इस वाले के साथ पाई बॉन्ड बना लिया, ओके। फिर जो अगले वाले थे वो आपस में पाई बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। इन्होंने पाई बॉन्ड बना लिया। ये स्ट्रक्चर कैसा बेटा बेंजीन का, जो ये पहल,
एक स्ट्रक्चर बना ये वाला, ठीक है, एक ये वाला। अब क्या होता है, हमें पता है कि सर दो स्ट्रक्चर होते हैं, दूसरे वाले के अंदर क्या होगा, सिर्फ बॉन्ड्स अलग अलग जगह दिखेंगे। दूसरा वाला भी बना लो, दूसरा वाला थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। दूसरा वाला ये हो गया, ऑर्बिटल्स वही है, ऑर्बिटल्स वही है, ऑर्बिटल्स वही है। अच्छा, एक बात देखो, दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो मुझे पता है कि कैसा बनेगा, वो बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल। हम क्या सोचते हैं कि एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे अगर ये वाला डबल बॉन्ड अगर यहाँ से निकल के यहाँ से उठ के यहाँ गया, इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन उठे होंगे और वो यहाँ चले गए होंगे, वो यहाँ गए और इन दोनों ने मिलके डबल बॉन्ड बना लिया। हमें ऐसा ही लगता है, हमें ऑब्वियसली ऐसा ही लगता है कि ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहले जब डबल बॉन्ड रहा होगा, यहाँ पे जब डबल बॉन्ड रहा तो ऐसे करके देखने में ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे ना ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा होगा, एक यहाँ रहा होगा, इन दोनों ने डबल बॉन्ड बना रखा होगा। फिर इन्होंने जब इंटर कन्वर्जन हुआ होगा तो इन ये लोग इलेक्ट्रॉन उठ के, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले गए होंगे, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले गए होंगे, इनने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कोई इलेक्ट्रॉन कहीं मूव नहीं करता, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं मूव नहीं करता, वो वहीं पे रहते हैं, वो लोग वहीं पे रहते हैं। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मैंने जहां पे दिखा रखे थे वहीं रहेंगे, सब अपने अपने ऑर्बिटल के अंदर। हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, 1 2 3 4 5 और 6। पहले वाले केस के अंदर क्या था बेटा, कार्बन नंबर अगर मैं इसको बोल दूं, कार्बन नंबर 1 2 और यहाँ पे 3, तो पहले वाले केस के अंदर क्या था कि कार्बन नंबर 1 और 2 के इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर अपना डबल बॉन्ड बना रखा था। यहाँ पे क्या करते हैं कि ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये अपनी बॉन्डिंग, कार्बन नंबर 2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहते हैं मैं 1 से नहीं, मैं अब की बार किससे करूंगा, मैं 3 वाले कार्बन से बॉन्डिंग करूंगा। वो यहाँ पे आके इससे बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। उसके बाद उसने देखा कि कार्बन नंबर 3 था, ऑब्वियसली कार्बन नंबर 3 को 2 के साथ बॉन्डिंग करनी है, तो उसने अपना 4 के साथ, जो ये वाला कार्बन इसको बोल दो कार्बन नंबर 4, ये वाला, उसने 4 के साथ बॉन्ड तोड़ दिया होगा। तो 4 के साथ बॉन्ड टूटा तो उसने कहा कि यार अब मैं क्या करूं, मेरे साथ 3 बॉन्डिंग करी नहीं, तो 5 को कहता है, ये हो गया 5 नंबर कार्बन। वो कहता है कि यार तुम अपना दूसरी साइड से बॉन्ड तोड़ दो, वो अपना आपस में देखते रहेंगे, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम्हारे साथ डबल बॉन्ड बना लो। वो ऐसे करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता है। 5 ने बॉन्ड तोड़ दिया, 5 और ये क्या हो गया 1, 5 हो गया, तो 5 के पास ये चला गया, अब बचा 6। 5 ने 6 के साथ बॉन्ड तोड़ दिया, 5 नंबर ने अगर 6 के साथ बॉन्ड तोड़ दिया, 6 नंबर कार्बन ये है, 6 नंबर कार्बन ये हो गया। और इसके पास अब क्या ऑप्शन बचा कि यहाँ पे जो ये 1 नंबर कार्बन है, ये 1 नंबर कार्बन कहता है कि यार हम दोनों बॉन्ड बना लेते हैं क्योंकि हम दोनों ही बने। तो ये बॉन्ड हो गया। अब की बार बेटा क्या स्ट्रक्चर बनेगा, अब की बार कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इस बेंजीन का। अब की बार जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बन गया, डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे आ गए, ये लो। तो डबल बॉन्ड्स की बेटा पोजीशंस चेंज होगी, ऐसी बन गई। तो यहाँ पे ओवरऑल जैसे जो है मैंने कन्वर्जन दिखाते हैं बेंजीन का, कि इस वाली फॉर्म से इस वाली फॉर्म पे आ जाता है, इस वाली फॉर्म से इस वाली फॉर्म पे आ जाता है बेटा। तो इसके अंदर हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स घूम के दूसरी जगह जा रहे होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो एक लाइन लिखते हैं कि देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हुआ क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हुए, सिर्फ ओवरलैपिंग चेंज हुई। पहले 1 2 के कार्बन ओवरलैपिंग कर रहे थे और 3 4 के आपस में कर रहे थे। बाद में क्या हो रहा है, बाद में 2 3 के कार्बन 2 3 के ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, 4 5 के ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैपिंग चेंज हुई है सिर्फ। तो यहाँ पे लिखते हैं, एक पॉइंट होता है रेजोनेंस के अंदर, ये लिख लो कि देयर इज नो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इन रेजोनेंस, only the overlapping of orbitals changes। सबको समझ में आ गया, कोई और इलेक्ट्रॉन कहीं भी कहीं शिफ्ट नहीं हुआ है, सिर्फ ओवरलैपिंग चेंज हुई है, उसकी वजह से बॉन्ड शिफ्ट हुए दिखे। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो बेटा एक पॉइंट है कि जब इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जब इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया हुआ है। अब देखो ये उनकी गलत बात है कि उन्होंने पेपर में दे दिया, जब तक रेजोनेंस नहीं पढ़ा पेपर के टॉपिक के अंदर रेजोनेंस नहीं था और उन्होंने रेजोनेंस रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया। कोई बात नहीं, वो मतलब मिस आउट हो जाता है। तो देखो बेटा जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स या दो एटम्स होते हैं उनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उनके बॉन्ड के बीच में। सर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, उसकी वजह से इसके ऊपर कोई पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बेटा इंडक्टिव इफेक्ट के केस के अंदर रियल शिफ्टिंग होती है, रियल शिफ्टिंग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खिंच जाते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहां पे बेटा इंडक्टिव इफेक्ट जब होता है ना, तो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होता है, ये लाइन लिख लीजिए कि इंडक्टिव इफेक्ट इक्वल, इंडक्टिव इफेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। डिस्प्लेसमेंट रियल मूवमेंट होती है उन इलेक्ट्रॉन्स की, वो एक की तरफ झुक जाते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जबकि बेटा जो रेजोनेंस होता है उसके अंदर आपने देख लिया कि डिस्प्लेस तो होते नहीं है, रियल शिफ्टिंग तो हो नहीं रही है। रेजोनेंस जब होता है तो रेजोनेंस को इफेक्ट नहीं लिखते। रेजोनेंस जब होता है तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ना होके एक टर्म बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कोई पूछे कि क्या रेजोनेंस के अंदर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, नहीं होती। रेजोनेंस के अंदर क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपके पेपर के अंदर। क्वेश्चन ये था कि इन इंडक्टिव इफेक्ट, इन इंडक्टिव इफेक्ट, और ऐसे करके आपको ऑप्शंस दे रखे थे कि ये ऑप्शन दे रखा था कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, और बी ऑप्शन कहीं पे दे रखा होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, और सी ऑप्शन कुछ और भी दे रखे होंगे, व्हाटएवर। इसका जो करेक्ट आंसर होता है इंडक्टिव इफेक्ट के केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है जी, तो ये नोट डाउन कर लो। दैट्स इट फॉर टुडे। अब कोई डाउट्स है तो मेरे को बता दो।